अध्याय 81। महिलाएं। एक। दोनों ने कुछ वाक्यों के लिए बात की। क्यों बिन्हे ने देखा कि रात हो चुकी थी और उसे डर था कि उसकी बेटी थक गई होगी, इसलिए उसने उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहा। एक। महिला। पिता और बेटी ट्यू क्यू को हालांकि अभी भी पिता से बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वैसे भी हम घर पर हैं, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और कमरे में चली गई। उस रात वह अपनी शादी से पहले बिस्तर पर लेटने में सक्षम थी। उसकी भावनाएं मिश्रित थीं और उसे सोने में काफी समय लगा। वह अगली सुबह जल्दी उठ गई। शादी से पहले की तरह जुआन नुओंग मुस्कुराते हुए अंदर आया और उसे कपड़े पहनने में मदद की। अपना चेहरा धोने और नाश्ता करने के बाद वह अपने पिता और छोटे भाई के साथ दूसरी तरफ के बड़े कमरे में चली गई। आज सुबह कियू वियत ने सुना कि उसका भतीजा घर वापस आया है। वह बुरी तरह डर गया। पहली प्रतिक्रिया यह थी कि भतीजी ने वेई परिवार को नाराज कर दिया था या वेई परिवार सगाई तोड़ना चाहता था, इसलिए उन्होंने भतीजी को वापस भेज दिया। अगर यह सच था तो यह वाकई बहुत बुरा होगा। लेकिन उसने सोचा, पिछली बार जब उसने डोंगफुंग को दोस्त बनाने के लिए भेजा था तो उसने उसे यह कहते हुए सुना था कि वेई परिवार का शिष्टाचार बहुत पूर्ण था। ससुराल वालों के रिश्ते के आधार पर उनका व्यवहार ठंडा नहीं था। कुछ ही महीने हुए थे, उसने किसी को नाराज नहीं किया था। वह अचानक वादा क्यों तोड़ना चाहता था और अपनी भतीजी को वापस भेजना चाहता था? वह बेचैन और चिंतित था जब उसने देखा कि क्यूओ पिंग ने उसे देखने के लिए अपनी बेटी को देखा है। भाई, मैं जानता था कि मेरी चाची बीमार थी। बेटी ने अपने माता पिता से मिलने के लिए घर आने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया। खुश होकर उन्होंने कहा, मैन पुत्रवत है, वेई परिवार भी एक गरीब परिवार है। इसको दोष क्यों दे? तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। क्यों वियत को दुख हुआ जब उसके छोटे भाई ने उसे इस तरह से मना कर दिया। उसने अपनी भतीजी को फिर से देखा और उसे अपने सामने खड़ा पाया। उसे अचानक याद आया कि दूत डोंगफुंग ने लौटने के बाद क्या कहा था। डोंगफुंग ने कहा कि वेई परिवार की दादी तू फुन्हान उसे काफी महत्व देती थी। अगर वास्तव में ऐसा था तो पूरे परिवार की भविष्य की सुरक्षा उस पर निर्भर करेगी। ऐसा सोचते हुए उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे सुधर गई। उसने सिर हिलाया और कहा, वापस लौटना अच्छा है। अब जब तुम वापस आ गए हो तो अपनी चाची से मिलने जाओ। वह भी आपको याद करती है। ज्यो कियाओ के पास इस चाचा के लिए कोई भावना नहीं थी, इसलिए चाचा ने जो भी कहा कि उसे परवाह नहीं थी। यह कहते हुए कि कल रात ज्यो कियाओ वापस आ गया था। बाद में कियाओ युए को यह स्वीकार करना पड़ा कि परिवार की लाइन पर ले जाने के लिए कोई नहीं था, कियाओ सियाई को उसके बेटे के रूप में मानते हुए। मैडम, आम तौर पर पति पत्नी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते। हाल के सालों में उनके एक कमरे में रहने की संख्या और भी कम हो गई है। पिछले साल दाई क्यू की घटना हुई। वियत क्यू ने मैडम दिन को दोषी ठहराया। पति पत्नी के बीच संबंध और भी ठंडे हो गए हैं। मैडम दिन ने बहुत पहले ही अपने पति को छोड़ दिया है। वह चुपचाप अपनी बेटी के बारे में सोचने की हिम्मत रखती थी। धीरे धीरे उसकी भूख और नींद खत्म हो रही थी। कुछ महीने पहले उसे सर्दी लग गई थी और वह बिस्तर पर पड़ी थी। आखिरी बार जब कियाओसी उसे देखने के लिए यूझो से लौटा तो उसने कहा कि एजी जियाओ कियाओ ने उसे एक संदेश देने के लिए कहा था कि दा कियाओ अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी मैडम डिंग को पता चला कि जियाओ कियाओ और उसकी बेटी संपर्क में थे। उसके दिल की सारी चिंताएं धीरे धीरे कम हो गईं और उसकी बीमारी में सुधार होने लगा, लेकिन वह अभी भी अपनी बेटी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी।
अब जब उसने सुना कि जियाओ कियाओ घर लौट आई है, तो मैडम डिंग बेहद खुश थी और उसका मन भी बेहतर था। उसने जल्दी से किसी को अपने बालों में कंघी करने और कपड़े पहनने के लिए बुलाया। बिस्तर से उठने से पहले ही उसने दरवाजे के बाहर पदचाप सुनी। उसने पलटकर देखा कि ट्यू क्यू अंदर आ रहा है। मैडम दीन्ह ने ट्यू क्यू का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने उसका गुलाबी रंग देखा, उसकी आंखें गहरी काली थीं, उसकी आंतरिक पोशाक विपरीत रंग की थी। उसका बाहरी कोट लाल ब्रोकेड से बना था जिस पर गुलाब की कढ़ाई की गई थी, जो उसकी मनमोहक सुंदरता को और उजागर कर रही थी, जैसे मार्च की शुरुआत में गुलाब की सजावट हो। उसे अपनी चाची कहते हुए सुनकर मैडम दीन्ह दाई कियाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने पुकारा, यार यार, मेरा बच्चा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने ट्यू कियाओ को कसकर गले लगा लिया। जब से ट्यू कियाओ डोंग जिले में आई थी, मैडम दीन्ह ने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह माना था। दाई क्यू के पास जो कुछ भी है, ट्यू क्यू के पास भी सब कुछ है। वह हमेशा अपने दिल में आभारी रहती है। 1 साल तक अपनी चाची को न देखने के बाद अब उन्हें क्षीण और वृद्ध देखकर उसका दिल दुखने लगा। चाची ने उसे गले लगाया और पूछा कि जीवन में जीवन कैसे था। मैडम डिंग को दा कियाओ के पत्र की सामग्री द्विजे के मामले का उल्लेख नहीं करते हुए खुद को एक सेना के रूप में स्थापित कर रही है। चाची की ओर से एक संदेश पर पास करें। उम्मीद है कि चाची को आश्वासन दिया जा सकता है और उसके बारे में बहुत अधिक चिंता न करें। उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी चाची से अपने पाप के लिए क्षमा मांगूंगी। पिछली बार क्यों तूने उसे बताया था, लेकिन केवल कुछ सरल वाक्य ही कहे थे। मैडम दिन्ह और अधिक पूछना चाहती थी, लेकिन क्यू को जवाब देना नहीं आता था। लेकिन अब ट्यू क्यू ने इसे बहुत विस्तार से बताया। जब श्रीमती दिन्ह को पता चला कि उनकी बेटी गर्भवती है, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्हें खुशी भी हुई और दुख भी। गुस्सा चला गया था। उसने कहा, हालांकि अब तक मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने अपने माता पिता को एक दास का अनुसरण करने के लिए क्यों छोड़ दिया। अब मैं आपको यह कहते हुए सुनता हूँ कि मैं समझता हूँ। वह तैयार था और वह द्विट्रे भी उसके लिए अच्छा था। मेरी माँ अभी भी कैसे गुस्से में हो सकती है। जियो कियाओ ने मैडम डिंग के आंसू को पोंछने के लिए एक रुमाल आयोजित किया। वह मैडम डिंग के कान में झुक गई और फुसफुसाया, आंटी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाएगा। इस बार जब मैं वापस आऊं, अगर यह सुविधाजनक है, तो मैं अपनी बहन को एक बार भेजना चाहता हूं। और जल्दी से सिर हिलाया, आंटी इसे तैयार करें। महिला को राहत मिली और यह जानकर कि उसकी बेटी गर्भवती है, उसकी बीमारी भी आधी ठीक हो गई थी और वह बिस्तर से बाहर निकल गई। बूढ़ी नानी ने देखा कि जब वह सुबह जल्दी उठी तो वह अभी भी बीमार थी, लेकिन जब उसने ट्यू क्यू को देखा तो उसकी आत्मा में अचानक सुधार हुआ और वह बिना किसी की मदद के चलने लगी। वह बेहद हैरान थी। ट्यू क्यू श्रीमती दीन्ह के घर से लौटी, यह जानते हुए भी कि पिताजी अभी भी अध्ययन कक्ष में हैं और अभी तक बाहर नहीं आए हैं। यह जानते हुए कि वह उससे कुछ कहना चाहता है, वह क्यूतू के पास गई जो अध्ययन कक्ष में ही था। उसने पिता और पुत्र को जुए शहर में युद्ध के बारे में बात करते देखा। ट्यू क्यू ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। कियाओ पिंग ने अपने बेटे को बाहर जाने को कहा और कहा, कैसा है? क्या तुम्हारी चाची ठीक है? जियाओ कियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चाची बहुत बेहतर है। कियाओ पिंग ने सिर हिलाया, यह अच्छी बात है। पहले तुम्हारी चाची ने मुझे अपने बच्चे की तरह माना। अब जब तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ नहीं है, तो वापस आने पर अपनी चाची के साथ और बातचीत करना याद रखना। जियाओ कियाओ ने हाँ कहा।
दो महिलाओं ने घर पर कुछ बातों के बारे में बात की। कमरे में कुछ कदम। तंग हो जियो कियाओ ने सुना कि उसका स्वर थोड़ा भारी था। जियो कियाओ को पता था कि यह उस पत्र के कारण था कि उसके पिता को संदिग्ध था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, यार, अगर वेई शाओ ने वास्तव में आपका साथ दुर्व्यवहार किया, तो आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। बोला, पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकर मेरे प्रति हमेशा उचित है। वेई परिवार में तुम बहुत अच्छा कर रही हो। कियाओ पिंग ने उसकी ओर देखा और आह भरी, यह अच्छी बात है। उस दिन जब डोंग फोंग वापस लौटा तो उसने अपने चाचा को यह भी बताया कि यू चाओ की यात्रा के दौरान वेई परिवार का शिष्टाचार पूरा था और मैडम तू भी सहज थी। तू नहीं से पूछो तो उसने भी यही बात कही। पिता ने देखा कि उसके बेटे ने तुन्ही से पत्र वापस लाने को कहा है, तो वह संदेह से बच नहीं सका। आज वे परिवार ने कियाओ परिवार के साथ विवाह को स्वीकार कर लिया है और पुजारिन, दामाद, ने आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आप चाहती हैं कि आपके पिता भविष्य में वेई परिवार द्वारा कियाओ परिवार को नुकसान पहुंचाने से सावधान रहें? या आपने कुछ सुना है? जियाओ कियाओ ने 2 महीने पहले भेजे गए पत्र को कियाओ पिंग को चिंतित कर दिया था। वास्तव में यह एक छोटा सा मामला नहीं था। हालांकि वह इससे पहले कि अपनी बेटी से शादी करने से पहले वेई परिवार से शादी कर रहा था, फिर भी वेई परिवार की नफरत को कियाओ परिवार के प्रति नहीं ले जा सकता था। आम तौर पर गंभीर। पहले वेई जिंग और उनके बेटे की लीसु के हाथों में मृत्यु हो गई, लेकिन उस समय कियाओ परिवार अपराध से बच नहीं सकता था। क्रूर और निर्दयी हाथ। कियाओ परिवार के लिए एक बेटी की शादी करने और तुरंत युद्ध को रेशम में बदलने का कोई कारण नहीं है। बेटी वी शाओ के साथ रहने वाली व्यक्ति है, दिन रात उसके साथ समय बिताती है। उसे समझना चाहिए कि वह किस तरह का व्यक्ति है। बेटी न केवल गुप्त रूप से चिंता करती है, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए अपना मुंह भी खोलती है। यह बिल्कुल निराधार चिंता नहीं है। बेटी को कुछ पता होना चाहिए। पत्र प्राप्त करने के पहले दिन के बाद कियाओ पिंग ने अभी भी अपने दिल में कई बार इस पर विचार किया। अब जब उनकी बेटी घर लौट आई है, तो निश्चित रूप से उन्हें स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। जियो कियाओ ने कहा, पिताजी, उनकी बेटी के लिए आप और मेरा छोटा भाई सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इसे आपसे छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन मेरी शादी से एक रात पहले मुझे एक बुरा सपना आया। वह बुरा सपना बहुत वास्तविक था, बिल्कुल मेरे भविष्य की तरह। सपने में वेई शाओ का पति बाद में दुनिया पर राज करेगा, लेकिन सालों पहले कियाओ परिवार के प्रति उसकी नाराजगी अभी भी उसके दिल में थी। उसने अभी भी कियाओ परिवार से बदला लिया। कियाओ का अंत उस समय लीसु के अंत से बहुत अलग नहीं था। जब मैं जागा तो बहुत डरा हुआ था। एक सपना जो जीवन भर के लिए था, आगे का भविष्य उस सपने की तरह अंधकारमय लग रहा था। उस समय मैंने अपने पिता को बताने की हिम्मत नहीं की। वेई परिवार में शादी करने के बाद ऐसा कोई पल नहीं था जब मैं डरी हुई न रही हूँ। यद्यपि वे वेई परिवार की दादी के पक्षधर थे, लेकिन दादी एक उदार व्यक्ति थी और दोनों परिवारों के बीच पुरानी कहानियों को माफ कर सकती थी। यह सिर्फ इतना है कि मेरे पति की नफरत गहरी है। मुझे डर है कि इस नफरत को हल करना मुश्किल होगा। इसके अलावा अतीत में मेरे बच्चे को लेना वह नहीं था जो वह चाहता था। बाद में यदि दादी का निधन हो गया, तो जो कुछ होगा वह वास्तव में अप्रत्याशित था। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही अधिक चिंतित हो जाता हूँ। डरता हूँ कि यह दुःस्वप्न सच हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने पिता को पत्र लिखने का निर्णय लिया। पिताजी को याद दिलाना चाहता हूँ,
हालांकि वेई परिवार अब नफरत नहीं करता, लेकिन हमारे क्याओ परिवार को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहना बेहतर है। क्याओ पिंग ने अपनी बेटी को आश्चर्य से देखा। इस समय यह कहना कि उसे बिजली का झटका लगा था, कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। कोई बात नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी 16 साल की भी नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका मन इतना भारी था, वह ऐसी बातें कह सकती थी। वह गोंद से चिपके हुए की तरह था, बिना हिले डुले एक जगह पर खड़ा था। पिताजी, ये अराजक समय है। आपको अपनी बेटी से बेहतर समझना चाहिए। एक मजबूत सेना स्वयं की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है। अन्य चीजें, जैसे कि गठबंधन संधि, गुड़हल के फूल की तरह हैं, जो सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। जहां तक दोनों परिवारों के बीच विवाह अनुबंध का सवाल है, तो यह उल्लेख करने लायक नहीं है। वेई परिवार की बहू के रूप में मैं निश्चित रूप से दोनों परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन आज से पिताजी प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करने और एक मजबूत सेना बनाने के तरीकों के बारे में भी सोचेंगे, ताकि भविष्य में अगर कुछ होता है तो इससे निपटने का एक तरीका होगा, और यह दूसरों द्वारा धमकाए जाने की हद तक नहीं होगा। क्याओ पिंग की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। कमरे में आगे पीछे टहल रहे थे। उनके कदम भारी थे और जमीन पर प्रत्येक कदम से क्लिक की आवाज आ रही थी। जियो क्याओ ने अपनी सांस रोक ली और बिना पलक झपकाए अपने पिता को देखा। उन्हें लंबे समय तक चुप देखकर वह अचानक रुक गई, पलट गई और शब्द दर शब्द बोली, बेटी, तुमने जो कहा वह बहुत सही है। भले ही आपको वह दुःस्वप्न न आया हो, फिर भी आपको दूरदर्शी होना होगा। दुयन चाओ क्यू परिवार में मैं एक समय एक क्षेत्र का नेता था। आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमें शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए ससुराल वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे शर्म आती है। आज आपके द्वारा याद दिलाए जाने पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जाग गया हूँ। कुछ ऐसा है जो आपकी बेटी नहीं जानती। मेरे दुयन चाओ क्यू परिवार में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। बात बस इतनी है कि तुम्हारे चाचा पहले स्थिरता चाहते थे, इसलिए वे इस स्थिति में आ गए। मैंने भी कोई मेहनत नहीं की। मैंने हर दिन अपना समय बर्बाद किया। मेरी इच्छाशक्ति टूट गई। क्या करना है यह मुझे पता है। अंततः क्यू क्यू ने राहत की सांस ली। पिताजी। बेटा पिता के ये शब्द कहने का इंतजार कर रहा था। पिताजी को नहीं पता कि मैंने कितनी देर तक इंतजार किया है। अध्ययन कक्ष का दरवाजा अचानक से खुला। जियाओ क्याओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसका छोटा भाई हवा के झोंके की तरह अंदर आ रहा है। वह बेहद उत्साहित थी और सीधे क्याओ पिंग के पास दौड़ी और एक घुटने पर बैठ गई। पिताजी। बेटा खुद को समर्पित करने को तैयार है। प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करो, एक बड़ी और शक्तिशाली सेना बनाओ और दुयन चाओ को पुनर्जीवित करो। अगर पिता को तुम्हारी मदद की जरूरत है तो बस उन्हें आदेश दो। क्यू बिन्ह ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मैं आपकी बहन से बात कर रहा था और आप बाहर से हमारी बातें सुन रहे थे। जियो क्याओ मुस्कुराई। वह अपने छोटे भाई की ओर चली गई और बोली, पिताजी, मुझे बस डर है कि चाचा इस मामले को रोक देंगे, जिससे पिताजी उलझ जाएंगे। दुयन चाओ लंबे समय से कमजोर है। चाचा क्याओ वियत के बगल के रणनीतिकार केवल दिन भर चापलूसी करना जानते हैं। वास्तव में वे लंबे समय से लोगों का पक्ष खो चुके हैं। यह सिर्फ इतना है कि पहले क्याओ पिंग हमेशा क्याओ वियत को एक बड़े भाई, क्याओ परिवार के मुखिया के रूप में मानता था, इसलिए यह कहना असुविधाजनक था। इस बार क्याओ पिंग ने आंख मूंदकर नहीं सुना। हर शब्द और वाक्य हिल रहा था। अध्याय 82। उसी दिन
कियाओ पिंग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपने सहायकों से चर्चा की और कियाओ परिवार के कुछ करीबी लोगों को इकट्ठा किया। दुयिन चाओ के अधिकांश सैनिकों ने क्यू बिन्ह के आदेशों का पालन किया। किसी ने असहमति नहीं जताई। फिर क्यू बिन्ह क्यू वियत से मिलने गया। उसने रक्षा समस्या के बारे में अपनी चिंताएं बताईं और दुयिन चाओ में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। क्यू वियत भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। दोनों ने बहुत देर तक बात की। क्यू बिन्ह ने उनके लिए वर्तमान स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। क्यू वियत एक सैन्य परिवार से आया था और जब वह छोटा था तो उसने लड़ाई के लिए सैनिकों का नेतृत्व भी किया था, इसलिए वह मूर्ख नहीं था जो कुछ भी नहीं समझता था। बस कमजोर व्यक्तित्व को दोष दो, सब लापरवाह रहने की आदत के कारण। क्यू बिन्ह द्वारा सलाह दिए जाने के बाद कमरे के बाहर 10 से अधिक अधिकारी मौजूद थे। वे एक साथ घुटनों के बल बैठ गए, रो रहे थे और आहें भर रहे थे और सलाह देने के लिए एक स्वर में बोल रहे थे। उस स्थिति में क्यू वियत ने अनिच्छा से सिर हिला दिया और सब कुछ क्यू बिन्ह को सौंप दिया। फिर क्यू बिन्ह ने पूरे क्यू परिवार को एक बैठक में बुलाया। हॉल में रोशनी बहुत तेज थी और पूरी रात नहीं बुझी। क्यू तू का छोटा भाई भी बैठक में शामिल हुआ। इस समय वह अभी भी आराम करने के लिए वापस नहीं आई थी। जियाओ कियाओ बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह भी चिंतित महसूस कर रही थी। उसे शांत होना मुश्किल लग रहा था। उसने अपने पिछले जीवन में हुई घटनाओं को याद किया, फिर इस जीवन के बारे में सोचा। बीजे दाकियाओं के साथ था। आखिरकार उसके पिता ने काम करना शुरू कर दिया था। अगर मैडम जू की किस्मत बदल सकती है जब तक कि कियाओ परिवार कार्रवाई करता है, कम से कम उन्हें चुपचाप बैठकर मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने यह भी महसूस किया कि खुद को बदलना जानना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आखिरकार उसके पिता ने उसकी बात सुनी और पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। जियाओ कियाओ का मन बहुत उत्साहित था। यह सब सोच रहा था। बहुत सारी बातें सोचो। रात काफी हो चुकी थी और उसे धीरे धीरे थकान महसूस होने लगी। सोने से पहले अचानक उसके दिमाग में एक आदमी का चेहरा आया। यह वेई शाओ का चेहरा लग रहा था। शायद वह लौटने वाला था। कुछ महीने पहले की सुबह को याद करते हुए जब उसने उसे युद्ध के लिए भेजा था, जियाओ कियाओ ने एक बार मैडम जू से सहमति जताई थी कि वह ही उसे युद्ध के लिए भेजेगी, उसका स्वागत करेगी। अब वह यानझो में थी। चाहे वह कितनी भी जल्दी क्यों न चली जाए, वह समय पर वापस नहीं आ पाएगी। वह इतनी जल्दी अपने वचन से मुकर गई थी। अचानक जियाओ कियाओ को मैडम जू के प्रति शर्मिंदगी महसूस हुई। अगली बार से शुरू करते हुए वह निश्चित रूप से ऐसा करेगी, मैडम जू के लिए। वेई शाओ ने पिछली बार मैडम जू को घर से जो पत्र भेजा था, उसमें उसने कहा था कि वह महीने के अंत में युयांग लौट आएगा। वास्तव में वह 10 या उससे भी पहले लौट आया था। विजयी सेना ने प्रत्येक दिन 100 मील से अधिक की यात्रा की। वेई शाओ ने अपने सैनिकों को 2 दिशाओं में विभाजित किया। एक समूह इस सर्दी में जिन्यांग गया। अगले वर्ष के वसंत में वेई शाओ सेना में शामिल होने के लिए जिन्यांग गए। एक और समूह उनके पीछे यूझो वापस आया। लेकिन जब सेना गाओयांग पहुंची तो वेई शाओ ने अपने अधीनस्थ जनरलों को सब कुछ सौंप दिया और अकेले लौट आए। दक्षिणी द्वार पर पहरेदारों ने दरवाजे पर दस्तक सुनी और दीवार के नीचे से किसी ने जोर से चिल्लाया, मार्क्विस वापस आ गया है। पहरेदारों को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। सुबह शहर के पहरेदारों ने घोषणा की थी कि अगर वे सबसे तेज रास्ता अपनाते हैं तो सेना महीने के अंत में विजयी होकर वापस आएगी
और उन्हें सतर्क रहने और सावधानी बरतने के लिए कहा ताकि मार्क्विस के लौटने से पहले कोई दुर्घटना न हो। लेकिन अब आधी रात को भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के साथ किसी ने जोर से चिल्लाया कि मार्क्विस दीवार के ठीक नीचे वापस आ गया है। सभी पहरेदार देखने के लिए दीवार के ऊपर भागे। मशालों की तेज रोशनी में उन्होंने देखा कि लगभग 10 युद्ध घोड़े शहर के बाहर बर्फ पर रुके हुए हैं। ये दाई उयेन के शीर्ष श्रेणी के युद्ध घोड़े हैं, जो प्रतिदिन कई 100 मील की यात्रा करते हैं। लेकिन इस समय ये घोड़े लगभग थककर भाग रहे थे। वे अपनी दुम हिलाते रहे और भारी सांस लेते रहे। भारी बर्फबारी में पहरेदारों ने एक घुड़सवार को सबसे आगे खड़ा देखा। उसने युद्ध कवच पहना हुआ था। उसके सिर के ऊपर और कंधों पर युद्ध के वस्त्र भी बर्फ की एक बहुत पतली परत से ढके हुए थे। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी तलवार जैसी भौहों के ऊपर भी ठंड और बर्फ की एक रेखा थी। पलकों के नीचे एक युवा और बेहद खूबसूरत चेहरा था। मार्क्विस वापस आ गया है, पहरेदार खुशी से चिल्लाए, दीवार से नीचे भागे। एक पल बाद 2 भारी दरवाजे धीमी चरमराहट की आवाज के साथ खुले। वेई शाओ एक ठंडी धुंध लेकर सीधे वेई के उत्तरी शहर की हवेली में उड़ गया। द्वारपाल जोरदार दस्तक से जाग गया। वह दरवाजा खोलने गया और इतना हैरान हुआ कि उसे सलामी देने का भी समय नहीं मिला। वह बस अपनी आंखें चौड़ी करके और मुंह खोले हुए देखता रहा क्योंकि मार्क्विस, जो कई महीनों से अभियान पर था, अचानक वापस आ गया, बर्फ से भरा हुआ। वह आकृति जल्दी ही दालान के अंत में गायब हो गई। वेई शाओ बिना ज्यादा लोगों को परेशान किए घर लौट आया। वह इस समय अपनी दादी या माँ को भी जगाना नहीं चाहता था। वह सीधे पश्चिम के कमरे में गया और दरवाजा खोला। बंद आंखों वाली एक महिला दरवाजे पर नजर रखने के लिए कंबल के नीचे से रेंग कर बाहर आई। दक्षिणी भगवान को घर लौटते देख उसने अपना मुंह खोला और यह बताने का समय नहीं मिला कि महिला भगवान इस समय यहाँ नहीं है। इससे पहले कि कुछ होता, दक्षिणी सेना बहुत दूर निकल चुकी थी और जमीन पर पैरों के निशान छोड़ गई थी। वेई शाओ सीधे भीतरी प्रांगण में चला गया। प्रांगण भी पूरी तरह से सफेद था। पेड़, दालान, सीढ़ियां, छतें, सफेद बर्फ का पूरा इलाका। चारों तरफ शांति थी। गहरी रात के आकाश में कुछ बर्फ के टुकड़े चुपचाप गिर रहे थे। कुछ फूल उसकी भौहों के बीच गिरे, जो उसके शरीर की गर्मी से पिघल गए। सर्दी बहुत ठंडी थी, लेकिन वेई शाओ को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। इसके विपरीत अब वह बहुत गर्म हो गया था। शायद कवच बहुत मोटा होने के कारण उसे लगा कि उसकी पीठ भी पसीने से भीग गई है। उसके पैर बहुत तेजी से चल रहे थे। दालान में लगी अंधेरी रोशनी पर ध्यान दिए बिना वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया और अंततः दरवाजे के सामने रुक गया। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसे धक्का दिया। उसने दरवाजा बंद नहीं किया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह तुरंत खुल गया। कमरे में अंधेरा था और लाइटें बंद थीं। वहां कोई गर्म, सुगंधित सांस नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। वेई शाओ एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर अंदर चला गया। अंत में वह बिस्तर के सामने रुक गया। आकृति जम गई। खिड़की के बाहर बर्फ और भी अधिक उदास थी, लेकिन उसके लिए उसके सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त था। बिस्तर के पर्दे दोनों तरफ बंधे हुए थे। कंबल और तकिए सावधानी से मोड़े गए थे, लेकिन वह वहां नहीं थी। खाली। वेई शाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आगे बढ़ा और छूने के लिए आगे बढ़ा। बिस्तर बर्फ की तरह ठंडा था। इस समय वह अचानक उठकर बैठ गया, घूम गया और मजबूती से दरवाजे की ओर बढ़ा।
बड़ा दरवाजा खुला और बर्फीली हवा के साथ अंदर घुस गया। लोग कहाँ हैं? सब कहाँ चले गए? वी शाओ ने खाली दिखने वाले आंगन की ओर जोर से चिल्लाया। उसके तुरंत बाद पश्चिमी कमरे में मशालें चमक उठीं। वी शाओ ने अपना सिर नीचे किया और अपना कवच उतार दिया। मैडम लिन ने सावधानीपूर्वक समझाया, नाम क्वान को रिपोर्ट करते हुए, 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले नु क्वान यह कहकर चली गई थी कि वह अपनी बीमार चाची से मिलने डोंग क्वान वापस जा रही है। उस समय बूढ़ी महिला ने भी उसे जाने देने पर सहमति जताई थी। उसके साथ कौन था? मैडम लिन ने जवाब दिया। क्या उसने बताया कि वह कब वापस आएगी? मुझे इस बारे में नहीं पता। जुआन नुओंग कहा है। ngू थियो ने बूढ़ी नर्सों और नौकरानियों की कतार की ओर देखा, जिन पर उसने अभी अभी चिल्लाया था। अब वे उसके सामने कतार में खड़ी थी। जुआन नुओंग नुक्वान के साथ वापस चली गई, श्रीमती लैम ने उत्तर दिया। वेई शाओ ने भौहें सिकोड़ी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, पानी तैयार करो। श्रीमती लैम ने तुरंत जवाब दिया। उसने सभी को जाने का संकेत दिया और नाम क्वान को स्नान कराने की तैयारी की। वह जाने वाली आखिरी महिला थी। दरअसल वह सब कुछ समझती थी। नाम क्वान अचानक आधी रात को लौटी और उसका मूड ठीक नहीं था। इसका रानी के घर वापस जाने से कुछ संबंध अवश्य है। तो उत्तर और पूर्व के कमरों में पहले जो कुछ हुआ, अगर उसके पास 10 और हिम्मत होती, तो भी वह दक्षिणी सेना को बताने की हिम्मत नहीं करती। वेई शाओ बाथरूम से बाहर आया। उसने और कपड़े पहनने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि नंगे सीने बिस्तर पर मुंह के बल गिर पड़ा। मजबूत शीशम के बिस्तर से हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। वेई शाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। खोया हुआ, परेशान और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस कर रहा था। उसे अभी भी अच्छी तरह याद है, युद्ध के लिए रवाना होने से पहले की रात, जैसे ही उसने यह खबर सुनी कि उसे जाना है, उसके छोटे चेहरे का रंग तुरंत बदल गया, मानो वह फूट फूट कर रोने वाली हो। वह उस पर कूद पड़ी, उसके कंधे हिलाए और बिगड़ैल होने का नाटक किया, उसे जाने देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह वेई शाओ के पैर थोड़े कमजोर थे। युद्ध में जाने से पहले उसने जनरल को लगभग बदल दिया था, उन्हें अपने अभियानों पर जाने दिया, और वह सिर्फ यूझों में ही रहेगा। अंत में गोंगसुन यांग को खांसते हुए देखा, जैसे कि वह खून की उल्टी करने वाला था। उसके पास बात करना बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाल ही में रणनीतिकार की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई थी, और वह अभी भी ऐसी दयनीय खांसी के साथ उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसके जैसे मजबूत मार्क्विस को यह बर्दाश्त नहीं हुआ जब एक महिला ने उसे कुछ शब्द कहे। अगर उसके अधीनस्थों को पता चल गया, तो वह भविष्य में अपना चेहरा कहाँ छिपाएगा? इसलिए अगली शाम जब वह लौटा, तो वी शाओ ने उसे दृढ़ता से मना कर दिया, दूसरे व्यक्ति की नाराज आंखों को भी नहीं देखा। बात बस इतनी सी है कि उसे उदास और दुखी होकर बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर वह भोलेपन से उसके पास जाकर उसे थोड़ा दिलासा देना चाहता था। परिणामस्वरूप वह पलट गई और अपने सिर पर कंबल खींच लिया, जिससे उसके सिर का केवल पिछला हिस्सा ही खुला रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसके सिर के पिछले हिस्से को देखा था, और इसी कारण से वेई शाओ ने अपना मन बना लिया था। कुछ देर के मानसिक संघर्ष के बाद उसने फैसला किया कि वह बस बहाव के साथ चलेगा और उसे और नहीं बहलाएगा। वह किसी महिला को इस तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो क्या होगा अगर एक दिन उसने कोई बड़ी गलती कर दी? राजा यू ने सुंदरी की हंसी पाने के लिए अपने जागीरदारों को आग लगा दी। ऐसा हास्यास्पद दृश्य, ऐसा उसके साथ लगभग हो ही गया था।
पीछे मुड़कर देखें तो यह और भी अकल्पनीय था। इसलिए अगले 2 या 3 दिनों तक वे दोनों ऐसे ही उदासीन रहे। उसने उसे छुआ तक नहीं, एक भी उंगली का पोर भी नहीं। फिर अभियान का दिन आया। वे महीनों तक लड़ते रहे और मार काट करते रहे। अब वह वापस आ गया था। फिर भी महिला ने उससे रहने की विनती की। उसने लगभग गलती कर दी थी और अब वह यहाँ नहीं थी। डोंगजुन में कियाओ परिवार के पास वापस लौटना। पलक झपकते ही वी शाओ के दिमाग में एक खतरनाक विचार कौंधा। वह सिर्फ यही चाहता था कि वह उस शापित कियाओ परिवार को नष्ट कर दे। उसे वापस खींचो। अध्याय 83। अगली सुबह आसमान साफ था और सूरज बादलों के पीछे से धीरे धीरे उग रहा था। पिछले कुछ दिनों से गुडोंग बादलों से ढका हुआ था और कई दिनों से सूरज नहीं निकला था। क्योंकि सर्दियों में इतना अच्छा मौसम आए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए शहर में हर कोई खुश था और हमेशा की तरह हर कोई आजीविका कमाने में व्यस्त था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस युवा सैन्य अधिकारी का वे हमेशा सम्मान करते थे, वह कल रात बर्फीली रात में शहर में वापस आ गया था। और इससे भी अधिक अप्रत्याशित, वह सैन्य अधिकारी जो कुछ समय से ठंडी रात में अकेला सो रहा था, अब उसके स्वागत के लिए कुछ था। सूरज ऊंचा था, लगभग टाई का घंटा था। शहर के बाहर उत्तर पश्चिम में ngusoन पर्वत की चोटी पर अचानक काले धुएं की एक धारा उठी। पहले तो काले धुएं की धारा एक घर के खंभे जितनी छोटी थी, लेकिन कुछ ही समय में यह घने धुएं की एक विशाल धारा में बदल गई। धुएं की धाराएं आसमान में उठ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा पहाड़ ढक गया हो। बीच में आग की हल्की सी चमक थी। सड़क पर चल रहे लोगों ने इसे सबसे पहले देखा। वे आश्चर्य से रुक गए, दूर तक देखने लगे। थोड़ी देर बाद अधिक से अधिक लोगों को पता चल गया और वे देखने के लिए घर से बाहर निकल आए, लगातार बातें करते रहे। कुछ लोग पवन चक्की पर चढ़ गए, कुछ छत पर चढ़ गए और यहाँ तक कि जिज्ञासु लोगों ने भी अपने दोस्तों को शहर छोड़ने के लिए कहा। स्थिति जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से ngusoन पर्वत पर जाने के लिए लंबी दूरी की परवाह नहीं की। सभी जानते थे कि ngusoन पर्वत की चोटी पर एक जादूगर का मंदिर था। यह जादूगर बहुत प्रसिद्ध था। सामान्य दिनों में भाग्य बताने के अलावा वह बीमारियों को दूर भगा सकती है, देवताओं को बुला सकती है और यहाँ तक कि मृतकों की आत्माओं से बात कर सकती है, हवा और बारिश को बुला सकती है। हालांकि किसी ने कभी किसी जादूगर को हवा और बारिश को बुलाते नहीं देखा है। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ईमानदारी लेईगोंग दीन माओ को बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जादूगर ने अपनी आत्मा खो दी थी। लेईगोंग चीनी पौराणिक कथाओं में बिजली के देवता की भूमिका वाला एक पात्र है। लेईगोंग दीन माओ बिजली के देवता का पति है। दोनों अक्सर बारिश के दौरान एक साथ बिजली और गड़गड़ाहट पैदा करते हैं। इसके अलावा शहर में लोगों ने यह भी अफवाह फैलाई कि जादूगर दूसरों को श्राप देने के लिए मृतकों के श्रापों का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा सबसे अस्पष्ट बात यह थी कि वेई हवेली की मालकिन चू फुनहान भी पूरे दिल से इस जादूगर पर विश्वास करती थी। अभी भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अक्सर मैडम झो को क्षमा के मंदिर में प्रवेश करते हुए देखा था। गु पर्वत व्यक्तिगत रूप से एक आग जलाया और ऊपर से नीचे से क्षमा के शानदार मंदिर को जला दिया। वेई शाओ ने नगु बेटे पर्वत के ऊपर एक खाली जगह पर खड़े हो गए, उसके सामने की विशाल आग को देखते हुए। इस क्षण में उबालने के लिए उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही उबल रही थी। सिली, मौसम ठंडा था। नगु डोंग लिन्हो उसके बगल में खड़ा था। एक पल बाद वह भी भारी आग से चेहरे पर मारा गया, जिससे वह चक्कर महसूस कर रहा था। सब परेशान थे।
पर फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि आधा कदम भी पीछे हटे। सिपाही गुस्से में था, उसे उस गुस्से को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। मंदिर की छत आखिरकार ढह गई। हर गड़गड़ाहट की आवाज नीचे गिर गई और बस एक पल में आग बुझ गई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आग अभी भी एक अजगर की तरह थी जो जंजीरों को तोड़ सकती थी, अनगिनत छोटी लपटों को पकड़ना जारी रखती थी, एक बार फिर से ऊंची उड़ान भरती थी। गुडोंग लिन्हो ने देखा कि नौकर आखिरकार पलट गया और पहाड़ से नीचे चला गया। उसने अपना चेहरा रगड़ा जो आग से थोड़ा घायल हो गया था, और फिर जल्दी से उसका पीछा किया। तब से लगभग हर दिन चू थी को बुरे सपने आते थे। जब वह जागती भी थी, जब तक वह अपनी आंखें बंद करती, उसे तुरंत दादी जियांग के पूरे शरीर के घने आक्रोश का एहसास होता, जो उसे कसकर जकड़ लेता, जिससे वह बेहद डर जाती, जैसे कि उसे अभी भी बुरे सपने आ रहे हों। उस रात की घटना के बाद वह दादी जियांग को यहाँ लाने के लिए कहती रही, ताकि वह पूछ सके कि दादी जियांग ने उस पर एक बुरी महिला होने का आरोप लगाने की हिम्मत कैसे की। उसने कई सालों तक दादी जियांग के साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार किया था। अब तक मैंने हमेशा बिना किसी संदेह के उस पर भरोसा किया है और हमेशा उसका सम्मान किया है। अतीत में भी उसने उस पर एक उपकार किया था। आज भी उसे वह बात अच्छी तरह याद है। 30 साल पहले वह अभी भी झुओ काउंटी में चू परिवार की बेटी थी। दादी जियांग उससे कुछ साल बड़ी थी। वह पहले से ही 20 साल की थी और उसका एक 3 साल का बेटा था, जो विधवा थी। चू परिवार के पास काम काज करने जाते हैं। एक दिन चू परिवार में एक हत्या हो जाती है। दादी जियांग ने गलती से कैंची से एक पुरुष नौकर को मार डाला जो उसका बलात्कार करना चाहता था। चू दंपत्ति उसे सरकारी दफ्तर ले जाना चाहते थे, लेकिन दादी जियांग चू परिवार से भीख मांगने के लिए भाग गई। चू थी ने उसे दयनीय देखा और उसका दिल नरम हो गया। उस समय उसने अपने माता पिता को रोकने के लिए कदम उठाया और तब से उसे अपने पीछे आने दिया। तब से दादी खोंग चू थी के प्रति आभारी थी, इसलिए वह हमेशा अपना सिर झुकाकर चू थी की बातें सुनती थी। बाद में चू थी को वेई परिवार में शादी करने का मौका मिला। उस समय वह अपनी इच्छा पूरी होने से इतनी खुश थी कि जब उसने वेई परिवार में शादी की तो वह दादी खोंग को भी अपने साथ ले आई। वर्षों से दादी जियांग हमेशा वफादार और समर्पित रही हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करती रही हैं। चू थी उन पर अधिक से अधिक भरोसा करती थी, इस हद तक कि वह उनकी हर बात सुनती थी। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि दादी जियांग एक दुष्ट महिला, एक निर्दयी व्यक्ति थी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वह जोर से चिल्लाई और दादी जियांग से मुलाकात करने की मांग की। आखिरकार दादी जियांग को उसके सामने लाया गया। जैसे ही श्रीमती झो ने दादी जियांग का जाना पहचाना चेहरा देखा, वह तुरंत बेकाबू होकर क्रोधित हो गई। वह उसके पास गई और उसे बेरहमी से थप्पड़ मारे, उसके बाल खींचे और उसे शाप देने के लिए सबसे बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया। जब तक उसकी हथेलियां दर्द से सुन्न नहीं हो गई और वह बेहोश होने की हद तक सांस नहीं ले पा रही थी, वह एक तरफ बैठी हुई हाँफ रही थी। शुरू से लेकर आखिर तक उसने दादी जियांग से एक शब्द भी नहीं कहा। अचानक दादी जियांग हंस पड़ी, जिसे वह समझ नहीं पाई। दादी जियांग करीब आ गई और झो शी के कान में फुसफुसाया, मैडम, क्या आपको 20 साल पहले याद है मेरा बेचारा बेटा? क्या आपको पता है कि उसकी मौत कैसे हुई? दादी जियांग का पहले भी एक बेटा था, लेकिन झो शी बहुत पहले ही भूल चुका था। अब दादी जियांग के कान में यह बात सुनकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। आखिरकार उसे कुछ अस्पष्ट याद आया।
याद आया कि यह एक युवक था जो एक महिला की तरह दिखता था, बेहद खूबसूरत। चू थी ने चुपचाप दादी जियांग को देखा। उसका चेहरा चोटिल था लेकिन वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थी। उसका रूप पहले से बिल्कुल अलग था। झो शी को लगा कि अब वह उसे पहचान ही नहीं पा रही है। मैडम, उस समय आप पहले से ही वेई परिवार की पत्नी थी। आपकी हैसियत कुलीन थी। एक दिन आपके भाई ने शराब पी ली और फिर उसने मेरे बेटे का बलात्कार किया। उस समय मेरा बेटा केवल 13 साल का था। जब मैंने उसे पाया तो उसके शरीर के निचले हिस्से को देखा, वह खून से लथपथ था। खून अभी भी गीला था, अभी भी बिना रुके बह रहा था। मेरा बेटा बिस्तर पर मर रहा था। उसने अपनी माँ को पुकारा, मुझे बताया कि वह बहुत दर्द में है, मुझसे उसकी जान बचाने की भीख मांग रहा था। लेकिन खून अभी भी बह रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने मुझे उसे अकेला छोड़ देने को कहा। मैंने उसे 3 दिनों तक बिस्तर पर दर्द से तड़पते देखा और आखिरकार वह मेरे सामने ही मर गया। आपने क्या किया, मैडम? क्या आपको पता है? निश्चित रूप से आप इस बारे में बहुत पहले ही भूल चुकी हैं। दादी जियांग की आवाज लगातार झो शी के कानों में गूंज रही थी। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें डर था कि इससे परेशानी होगी और तुम्हारी बदनामी होगी, इसलिए तुमने इसे ऐसे लिया जैसे कि यह कभी हुआ ही न हो और सब कुछ छिपा लिया। आपने अपने भाई को दूसरी जगह भेज दिया ताकि वह आज़ादी से घूम सके। आपने मुझे सोना, चांदी और रेशम दिया और कहा कि मैं इस बारे में किसी को न बताऊं। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं केवल इसे सहन कर सकता था, लेकिन मेरे दिल में अभी भी इससे नफरत है। जब मेरा बेटा मरा तब उसकी उम्र केवल 13 वर्ष थी। महोदया, क्योंकि आपका बेटा मर गया, आप क्यूनू से बहुत नफरत करती हैं, और मेरा बेटा, क्या वह मांस का टुकड़ा नहीं है जो मुझसे गिर गया? मैडम, अब आपको समझ में आया कि मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? आप भी अपनी बात को सही साबित करने के लिए मेरी कहानी कह सकते हैं, लेकिन आप खुद को सही ठहरा सकते हैं, तो क्या? मैडम, तूने तुम्हारे हाथों अपनी जान गंवा दी थी। अगर तुम इस जीवन में जीवित भी रहोगी तो भी अपने बेटे के सामने तुम्हारी माँ जैसी गरिमा नहीं रहेगी। You sow the wind, you reap the whirlwind, don't blame me. At that time, Chuti fainted after hearing that. When she woke up, she heard that Grandma Jiang had committed suicide right in front of her. On the ground was only a pool of dark purple blood. The old nanny who was watching over her secretly said that Grandma Jiang had committed suicide because her wife forced her to. It had been many days since the incident, the blood stains on the ground had been cleaned up, but it seemed that the pool of blood had eaten deep into the ground. At first glance it was still the same. Every time she saw it she was startled. Previously, Chu Thi often used the excuse of being sick because she wanted her son to stay by her side a little longer. Today, she really fell ill. She also waited until her son returned. Last night, it snowed heavily. This morning the sky was clear. At noon, she was alone in her room, absent-minded, when she heard footsteps coming from outside. Those were the footsteps of Shaoer, her son. She could recognize him just by hearing it. Finally, her son वह भी घर लौट आई है। वह उसकी माँ है। जब वह घर से बाहर था, तो उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया था। उसे अपने बेटे को बताना चाहिए। पूरा शरीर जिसमें अब कोई शक्ति नहीं बची थी, अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसमें जीवन शक्ति भर गई हो। चू शी जल्दबाजी में खड़े होकर उन्हें बधाई देने के लिए बाहर जाना चाहते थे, लेकिन उसने केवल 2 कदम उठाए थे
जब दरवाजा एक जोर से धमाकेदार के साथ खुला था, जैसे कि वह एक क्रूर बल से खुला था, वह उसके बेटे को देखती थी। एक दूसरे को एक पल के लिए देखा, उसके होंठ धीरे धीरे चली गईं। उसने एक कांपती हुई आवाज के साथ कहा, शाओर, आप वापस आ गए हैं। आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। मुझे दादी जियांग द्वारा फंसाया गया था। वह मुझसे नफरत करती है। कुछ भी, लेकिन उसके दिल में वह निश्चित रूप से मुझसे बहुत नफरत करती थी। वी शाओ की आंखें थोड़ी सी गईं। उसने एक कदम पीछे हट लिया और फिर दो लोगों को अंदर धकेल दिया गया। कमरे में मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। उनमें से एक गुसोन पर्वत का जादूगर था और दूसरा त्रिन्हसो नोक था। उनके दोनों बालों को खारिज कर दिया गया था और वे बेहद दयनीय लग रहे थे। अपने लिए देखें कि आपकी चुड़ैल और भतीजी ने आपको पहले कैसे धोखा दिया। चुड़ैल जमीन पर घुटने टेक दी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कोवटिंग करते हुए कहा, मैडम, वहाँ कुछ ऐसा है जिसे आप नहीं जानते हैं। इससे पहले कि झेंग चुयायू ने मुझे देने के लिए सोना चाहा, जब वह एक कुलीन फेट थी, तो मुझे यह बताने के लिए कि वह एक कुलीन फेट थी, इसलिए मैं उसे बताती हूँ। उसने चावल और सूप में कुछ दवा लगाई। जब दवा प्रभावी हुई, तो उसने चावल और सूप में दवा लगाना बंद कर दिया। तभी आपकी बीमारी धीरे धीरे बेहतर हो गई। उस समय महिला अभी भी अचंभे में थी, इसलिए उसने मान लिया कि सब कुछ सच था। त्रिन्हसो नोक रो पड़ी। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। उसने कहा, कृपया मुझे माफ कर दें, चाची। बात बस इतनी थी कि मैं पहले उलझन में थी, लेकिन बाद के वर्षों में मैं हमेशा आपके प्रति ईमानदार रही। बाहरी लोग शायद न जाने, लेकिन आप निश्चित रूप से जानते थे। चू शी की आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। त्रिन्सो नोक की ओर इशारा करती उसकी उंगली हिलती रही। वह अचानक जोर से चिल्लाई। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और फिर वह बेहोश हो गई। झोउ शी के जागने के बाद उसने खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। वेई शाओ उसकी पीठ की ओर मुंह करके, खिड़की से बाहर की ओर मुंह करके, उसकी पीठ को देख रहा था, जो पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी। झोउ शी उसे पुकारना चाहता था, लेकिन उसे पुकारने के लिए अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक वेई शाओ पलटा, धीरे धीरे उसके सामने चला और उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। शाओएर। झोउ शी की आंखें जल उठीं। मुझे साफ पता है कि मैं पहले मूर्ख था, फायदा उठाने की हद तक, लगभग एक बड़ी गलती करते हुए। यह सिर्फ इतना है कि दादी की जगह यह वास्तव में मैं नहीं था जिसने उसे जहर दिया। चाहे मैं कितना भी साहसी क्यों न हो, मैं दादी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि वेई शाओ ने झोउ शी को घूरा। उसके चेहरे की गहराई में एक छाया चमक उठी। माँ, शायद आप दादी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन आपने मेरी पत्नी पर हमला किया। अगर कोई और होता तो मैं आपको जाने नहीं देता। इस दुनिया में रहो, लेकिन तुम मेरी माँ हो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब से मैं तुम्हें बता दूंगा, माँ, अगर तुम्हारे मन में अभी भी उसके प्रति बुरे विचार हैं, तो अपने बेटे को बेवफा होने का दोष मत देना। यह कहने के बाद वेई शाओ जल्दी से वहां से चला गया। अध्याय 84। अनुवादक यिंग, संपादक टैग गिया ट्यू क्यू डोंग क्वान में 3 दिन तक रुकी। केवल 3 छोटे दिन, लेकिन उसे लगा कि पिछले कुछ वर्षों में यह सबसे आरामदायक समय था, क्योंकि इस पल में वह आखिरकार भविष्य की उम्मीद को अपने हाथों में थाम सकती थी। भविष्य की उम्मीद से ज्यादा लोगों को क्या उत्साहित कर सकता है। मैडम दीन अभी भी उसके साथ बहुत अच्छी थी।
और उसका छोटा भाई उसका निरंतर साथी था। कुछ साल पहले उसके पिता हमेशा बाधा डालते थे और उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए क्यू बिन अभी भी बहुत नाराज थी। अब यद्यपि वह अधेड़ हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने इसे दोबारा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और बदलाव काफी सकारात्मक है। यद्यपि वह पिछले कुछ दिनों से व्यस्त था, यह जानते हुए कि उसकी प्यारी बेटी अभी भी डुयेन चाउ में थी। हर दिन जब वह देर से वापस आया, तब भी उसने टाइयू केयू को अध्ययन के लिए कुछ समय के लिए बैठने और चैट करने के लिए अध्ययन करने के लिए बुलाया। उसके छोटे भाई ने भी उसे शामिल किया। दोनों ने उन्हें सुबह में शुरू होने वाली आधिकारिक व्यवसाय के बारे में बताया, जो कि वह बहुत अधिक रोमांचक है। थान उसे लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह खबर थी। 200 मील दूर डुयेन चाउ में एक छोटा सा शहर था। पत्र दाई क्यू ने लिखा था। उसने कहा कि यह खबर सुनकर कि तियो क्यू टोंग क्या से दक्षिण की ओर चली गई है। दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे और दिन रात उससे मिलने का इंतजार कर रहे थे। मूल रूप से दाई क्यू भी अपनी बहन को दूर और कठिन यात्रा से बचाने के लिए खुद यहाँ आना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वह अब गर्भवती थी, इसलिए बी ट्रे ने उसे बाहर जाने नहीं दिया। वह तुक थान गया और तियो क्यू को लेने गया, फिर उसे मिलने के लिए लिन्ह बिच ले गया। तियो क्यू ने जब यह खबर पढ़ी तो वह बहुत खुश हुई। इस बार वह आज की तरह आसानी से घर लौट पाई। तियो क्यू को समझ में आ गया कि यह सब तो फुनहान की बदौलत हुआ, जो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था। वह अपनी दादी के प्रति और भी अधिक आभारी थी। डोंगक्वान में चीजें उसी दिशा में जा रही हैं जैसा मैं चाहता हूँ। बाकी सब मेरे पिता पर निर्भर करता है। इसके अलावा चाहे जो भी हो, सब कुछ चरणबद्ध तरीके से ही करना होगा। इसे कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता। अगर वह रुक भी जाती तो कुछ नहीं कर पाती। इसी कारण से तियो क्यू भी सोच रही थी। बी ट्रे और दाई क्यू से मिलने के बाद वह भी उत्तर की ओर लौट जाएगी। शाम को अपनी बहन का पत्र प्राप्त करने के बाद तियो क्यू ने अपने पिता के घर आने का इंतजार किया, फिर हमेशा की तरह बात करने के लिए अध्ययन कक्ष में चली गई। उसने कल जाने की अपनी योजना की सूचना दी। उसकी बेटी कुछ ही दिनों के लिए घर आई थी और वह पहले ही कह रही थी कि वह जा रही है। क्यों बिना इसे कैसे सहन कर सकता था। एक पल के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे। दरअसल तियो क्यू को अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराई और बोली, पिताजी, इस बार आपकी बेटी दादी के प्यार की बदौलत दक्षिण जाकर घर वापस आ पाई। पिताजी को यह भी पता है कि जब मैं दक्षिण गया था, तब दादी जी अपनी बीमारी से अभी अभी ठीक हुई थी और उनके पति विदेश में सैन्य अभियान पर गए थे। वापस आकर मैं अपनी बुआ से मिलने गया। पिताजी का मामला भी ठीक से निपट गया। मुझे भी जल्दी ही वापस लौटना चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने पिता और छोटे भाई को छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं देर से वापस आऊंगा तो मुझे डर है कि मेरी दादी दुखी होंगी। क्यों बिन्ह के दिल में वह कैसे नहीं समझ सकता था। बेटी की शादी हो जाने के बाद वह पहले की तरह दिन रात उसके साथ कैसे रह सकेगी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया, कल मैं तुम्हें वापस उत्तर की ओर ले चलूंगा। क्यू तू को अचानक खांसी आ गई। तियो क्यू ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा और देखा कि वह उसकी तरफ देखकर भौहें चढ़ा रहा है। उसे याद आ रहा है कि आज सुबह उन दोनों ने क्या चर्चा की थी। उसने उसे एक नज़र से जवाब देने का फैसला किया। क्यू तू ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, पिताजी, क्या आपको वह दिन याद है जब आपने कुदा शहर के बाहर टिएट थाई के साथ लड़ाई की थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने आपकी जान बचाई थी। क्यू बिना भी उस दिन की कहानी से बेहद प्रभावित था। वह उसे कैसे भूल सकता था।
अचानक अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर उन्होंने दिल की गहराइयों से कहा, बेशक। इस व्यक्ति ने न केवल अपने बेटे की जान जू ताई के हत्यारों काओ जू और झांग बियाओं के हाथों से बचाई, बल्कि उसने दोनों सेनाओं में अराजकता भी फैला दी, जैसे कि वह किसी निर्जन क्षेत्र में हो। उसकी शक्ति अजेय थी। लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह कहीं नजर नहीं आया। मैंने उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। अब भी उसे याद करके मुझे अफसोस होता है। टियो कियू ने तुरंत कहा, पिताजी, क्या आपको हमारे परिवार में पहले नीली आंखों वाली बीट्रे याद है? क्यू बिन्ह ने टियो कियू को देखा। क्या यह वही घोड़ा पालक है जिसने आपके चचेरे भाई को धोखा दिया था? टियो कियू ने उत्तर दिया, पिताजी, अब मुझे इस नाम से मत बुलाइए। उस दिन उसी ने मेरे भाई को बचाया था। क्यू बिन्ही ने अपनी बेटी की ओर देखा और फिर अपने बेटे की ओर देखा। क्यू तूने तुरंत कहा, बहन सही कह रही है। जब वह मुझे मेरे पिता के घर ले गया तो मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि मैंने उसे पहले भी मेरी चाची का पीछा करते हुए देखा था। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि यह सच है। जब टिएट थाई ने अपनी सेना वापस ले ली तो मैंने उस पर नजर रखी। जब मैंने उसे अकेले जाते देखा तो मैंने तुरंत उसका पीछा किया। पहले तो वह मेरी ओर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं उसे बार बार परेशान करता रहा तो वह रुक गया और मुझसे कुछ शब्द कहने लगा। उसने बताया कि उसकी शादी उसकी बहन से हुई है। तभी मुझे विश्वास हुआ कि यह सचमुच वही व्यक्ति है। कियाओ पिंग बेहद हैरान था। वह शांत हो गया और धीरे से जियो कियाओ की ओर देखा। यार, मुझे सच बताओ, क्या तुमने उस दिन मुझसे झूठ बोला था? टियो कियू ने देखा कि उसके पिता ने शायद कुछ अनुमान लगा लिया है, इसलिए उसने अब और कुछ नहीं छिपाया और कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, पिताजी। अतीत में एटाई और बी ट्रे के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं थी, लेकिन अपनी स्थिति के कारण वे शिष्टाचार से परे जाने की हिम्मत नहीं कर सके। तब मुझे पता चला, यद्यपि उनकी स्थितियां मेल नहीं खाती, फिर भी मैं उन्हें स्वर्ग में बनी जोड़ी के रूप में देखता हूँ। इसीलिए मैंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की ताकि वह घर छोड़कर बी ट्रे के पीछे चली जाए। क्यू बिन्ह को आश्चर्य हुआ और उसका दिल दुखा। तो क्या इसीलिए मैंने अपनी बहन के लिए वेई परिवार में शादी की, अपने पिता को सांस लेने में कठिनाई महसूस करते देख? टियो कियू जल्दी से दौड़कर आई और उनकी पीठ थपथपाई। पिताजी, कृपया शांत हो जाइए। मैंने शुरू में सोचा था कि एजी के बिना हम शादी का प्रस्ताव नहीं रख पाएंगे। उसके बाद चाचा पिताजी की योजना सुनेंगे। अप्रत्याशित रूप से मेरे चाचा चाहते थे कि मैं उनसे शादी कर लूं। इस मामले की जड़ मुझमें ही थी। मेरे पास शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कियाओ पिंग ने उस दिन जो कुछ हुआ उसे याद किया। वह मूल रूप से जियाओ कियाओ को डांटना चाहता था, लेकिन उसकी उज्ज्वल और गंभीर आंखों को उस तरह से उसे देखते हुए देखकर उसका दिल नरम हो गया। उसके मुंह से निकले शब्द आह में बदल गए। तुमने ऐसा बुरा काम क्यों किया और मुझसे झूठ भी बोला? उसने फिर से आह भरी, अपना सिर हिलाया। जियाओ कियाओ मुस्कुराया। पिताजी, देखो, धन कारण से आता है, नायक मूल पर चर्चा नहीं करते। ट्रान थीप एक किसान से कुलीन परिवार में आ गए। त्रुओंग बिन्ह मार्क्विस एक घोड़ा पालक थे और उन्हें 10,000 घरों की जागीर दी गई। यद्यपि बी ट्रे की पृष्ठभूमि बहुत साधारण है, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में वह कोई चमत्कार कर सकेंगे। इसके अलावा अभी अभी पिताजी ने यह भी कहा था, अगर उस दिन उन्होंने मदद नहीं की होती तो छोटा भाई खतरे में पड़ जाता। क्यू बिन्ह एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बोला, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। पिताजी ने उस दिन बित्रे का जो वैभव देखा वह संसार में दुर्लभ था, इसलिए पिताजी को अब तक वह स्पष्ट रूप से याद है।
वह सिर्फ हमारा घोड़ा पालक हुआ करता था, लेकिन वास्तव में वह उथले पानी का ड्रैगन है। अगर मुझे तूफानों का सामना करना पड़ा तो मैं निश्चित रूप से आसमान में उड़ जाऊंगा। ट्यूक्यू को आश्वस्त महसूस हुआ। मैं पिताजी से यह बात छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस बार मैं दक्षिण गया था और एक बार उस जोड़े से भी मिलना चाहता था। मुझे दिन में एक पत्र मिला। अब वह मुझे मेरी बहन से मिलवाने के लिए टुकथान में इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है उससे मिलने के बाद मैं तुरंत उत्तर की ओर चला जाऊंगा। क्यों बिन्ह ने कहा, तो यह बात है। वह कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, यदि तुम्हारा चचेरा भाई उसका पीछा करने पर अड़ा हुआ है तो इस मामले को छोड़ दो। उस दिन मेरे भाई की जान बचाने के लिए उनका आभार मैं आज भी अपने हृदय में याद करता हूँ। दुर्भाग्य से मैं उस दिन उसे नहीं ढूंढ पाया। अब मुझे पता चल गया है। वह दुयन चाउ इलाके में आया था। कल मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा और तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। हालांकि बित्रे ने क्यूतु को बचाया था, लेकिन दुयन चाउ को छोड़ने से पहले उनकी पहचान क्यू परिवार के घोड़े के रखवाले की थी और उन्होंने दाई क्यू को भागने में भी मदद की थी। उस समय के कानून के अनुसार पकड़े जाने पर उसे मृत्युदंड दिया जाता था। या अगर अंकल क्यू विएट को पता होता तो शायद वे सोचते कि नौकर का अपने मालिक को बचाना स्वाभाविक ही है। लेकिन उसके पिता ने उसकी उम्मीद के मुताबिक ही समझा। न केवल उसने अतीत का जिक्र नहीं किया, बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से जाकर बीट्रे को धन्यवाद देना चाहता था। ट्यूक्यू के दिल में अपने पिता के प्रति और भी अधिक सम्मान था। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। मैंने पिताजी को सिर्फ यह बताने के लिए बताया कि उस दिन बीट्रे ने हमारे छोटे भाई को बचाया था, पिता को कृतज्ञ बनाने के लिए नहीं। इसके अलावा मैंने उन्हें पहले नहीं बताया कि पिताजी मेरे साथ जाना चाहते हैं। अगर पिताजी अचानक आ गए तो मुझे डर है कि वे असहज महसूस करेंगे। जब तक मैं उनसे मिलूं, तब तक प्रतीक्षा करें और मैं अपने पिता की ओर से अपना आभार व्यक्त करूंगा। बाद में यदि कोई उपयुक्त अवसर हो तो पिताजी से मिलने में देर नहीं लगती। क्यू बिन्ह ने सुना और इसे उचित पाया। उसने एक क्षण सोचा, ठीक है बेटी, अगर तुम उनसे मिलो तो अपने पिता की बातें उन्हें बताना याद रखना। क्यू परिवार उसकी दास स्थिति को हटा देगा। अब से वह अन्य आम लोगों की तरह ही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि वह आपकी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर उसे भविष्य में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले तो उसे आपकी बहन द्वारा दिए गए प्यार के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ट्यूक्यू बहुत खुश थी, लगातार अपने पिता को धन्यवाद दे रही थी। नगुसोन पर्वत पर महान शमन मंदिर पूरी तरह से जल गया था और नगुडोंग में हर जगह महान शमनों का सिर काटा जा रहा था। गुडोंग ने शहर के चारों दरवाजों पर नोटिस चिपकाने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि वो एक दुष्ट संप्रदाय है जो लोगों के दिलों को भ्रमित करने में माहिर है, कई आपदाओं का कारण बनता है और इसे खत्म करने की जरूरत है। लोगों को चेतावनी दी कि वे भविष्य में भ्रमित न हों। अचानक हुई इस घटना से पूरे शहर में चर्चा का माहौल बन गया। अगले दिन तक मामला धीरे धीरे शांत नहीं हुआ। उस दिन जब वेई शाओ सरकारी कार्यालय से लौटा तो आसमान में अंधेरा था। जैसे ही वह मुख्य द्वार से अंदर आया, वह पिछवाड़े में मुड़ गया, सीधे उत्तरी कमरे की ओर चला गया और जब वह गलियारे के चौराहे पर पहुंचा तो वह आत्तन एक पल के लिए रुक गया, दाईं और पश्चिमी कमरे की ओर देखा। फिर वह आगे चलती रही। मैडम तू छोटे से बिस्तर पर बैठी थी, खुद को गर्म करने के लिए कांस्य स्टोव का सामना कर रही थी, विचारों में खोई हुई लग रही थी। जब उन्होंने अचानक दरवाजे के बाहर बूढ़ी नानी को नाम क्वान कहते हुए सुना, उसने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि वेई शाओ अपने चारों ओर ठंडी हवा के साथ अंदर आ रहा था।
उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। जब वेई शाओ उसके करीब आया और उसका अभिवादन किया, तो उसने उससे पूछा कि क्या उसने अभी तक खाना खा लिया है। यह सुनकर कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, उसे थोड़ा दुख हुआ, इसलिए उसने श्रीमती चोंग को जल्दी से खाना लाने के लिए बुलाया। वेई शाओ ने श्रीमती तू की स्नेह भरी निगाहों के नीचे चुपचाप अपना खाना खत्म कर लिया। खाना परोसने के बाद उसने उससे पूछा, दादी जी आजकल कैसी हैं? वापस आने के बाद मैं इतना व्यस्त हो गया कि मैं पहले की तरह आपकी देखभाल करने के लिए वहां नहीं रह सका। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। दादी, मुझे दोष मत दो, मैडम तू ने कहा, दादी बहुत अच्छी हैं, चिंता मत करो। ऐसा कहकर उसने अपने पोते का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया। मैंने उसकी भौहों के बीच थोड़ी ऊब और थकान देखी। यह सोचकर कि वह पिछले कुछ दिनों से हर रोज जल्दी निकल जाता है और देर से घर आता है, वह मेरे सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलता। ऐसा सोचते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी। क्यों नहीं, दादी नहीं चाहती कि तुम हमारे परिवार के पिछवाड़े की चीजों के बारे में जान सको। कहीं ऐसा न हो कि तुम बहुत ज्यादा सोचो और परेशान हो जाओ। लेकिन फिर भी घर का मामला महिलाओं का है। अगर वहां शांतिपूर्ण माहौल नहीं है, तो सबसे पहले दोष पूर्वजों का है। लेकिन इस बार अगर मैं आपकी मां पर प्रतिबंध लगाऊंगा तो मुझे आपको उचित जवाब देना होगा। इस बार वह बहुत आगे निकल गई। यदि आप पिछली बार की तरह इसे नजरअंदाज करते रहेंगे तो कौन जानता है कि भविष्य में इससे क्या परेशानी होगी। दादी जानती हैं कि तुम एक पुत्रवत व्यक्ति हो, तुम उन्हें दोष नहीं दोगे, है ना? वेई शाओ ने उत्तर दिया, पूर्वज ने ऐसा क्यों कहा? माँ इतनी मूर्ख थी कि ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे पश्चाताप करने से रोकना उसके पूर्वजों की ओर से पहले से ही एक बड़ी दया थी। भले ही मेरा पोता मूर्ख हो, लेकिन उसे सही गलत में अंतर करने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। मैडम तू ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। इस बार पीछे वाले घर की बात यहीं रुक जाएगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्वज जानते थे कि दूरी कैसे बनाए रखनी है। वेई शाओ ने जल्दी से कहा, हालांकि यह पीछे वाले घर का मामला है, लेकिन यह इतना खतरनाक है कि मैं अभी भी डर रहा हूँ। अगर यह उसके लिए नहीं था। वह एक पल के लिए रुक गया और फिर उसके शब्दों को बदल दिया। अगर यह शुभ और स्वर्गीय जनरल के लिए नहीं था, तो मुझे डर है कि मैं कल्पना करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैडम जू ने उसे देखा और मुस्कुराया। अगर यह आपकी पत्नी के लिए बहुत ही सतर्कता नहीं है, तो मैं उसे वापस नहीं ले जाऊंगा। मैडम जू के हाथ को कसकर पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और लंबे समय तक जाने नहीं दिया। इसोन दादी जियांग हो निवास की महिला से आई थी। उसी दिन वह महिला भी क्रोध में मर गई। श्रीमती खोंग को उस महिला से दवा कैसे मिली? उस महिला की पृष्ठभूमि क्या है? क्या तुम सचमुच अपनी माँ की बात सुनते हो? ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन इस मामले में कई संदिग्ध बिंदु हैं। अगर मैं स्पष्ट रूप से जांच नहीं करता, तो मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती है। मैडम तू ने कुछ देर तक वेई शाओ को देखा और फिर धीरे से कहा, तुम्हारी दादी बूढ़ी हैं, लेकिन अभी बूढ़ी नहीं हुई हैं। अब जब मैं नरक के द्वार से गुजर चुका हूँ, तो मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा है जिनके बारे में आप चिंता करते हैं। इसे पूर्वजों पर छोड़ दो, वही पुरानी कहावत है, आप बस अपने काम से काम रखें। पीछे घर में मौजूद बुरी आत्माओं को आपके पूर्वज संभाल लेंगे। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वेई शाओ एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या आप अपने पूर्वजों पर विश्वास नहीं करते? मैडम तू की एकमात्र आंख चमक उठी जब उसने उसे देखा। वेई शाओ ने एक पल सोचा और फिर कहा, अगर दादी ऐसा कहती है, तो मैं उनकी बात मानूंगा।
यदि कोई नई प्रगति हो तो कृपया मुझे शीघ्र सूचित करें ताकि मैं निश्चिंत रह सकूं। मैडम तू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, उसकी ओर देखा और अचानक बोली, तुम्हें भी अपनी पत्नी की याद आती है न? बुरे घोंसले पर। उस समय उसने कहा कि वह बीमार लोगों से मिलने के लिए घर जाना चाहती है और उसकी दादी ने भोलेपन से उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन वापसी की तारीख पूछना भूल गया। अब मैं फिर से घर पर अकेली हूँ। जब पूर्वज ने यह देखा तो उनका भी दिल टूट गया। वेई शाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों की गहराई में भ्रम की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। पूर्वजों ने पिछली बार समझ लिया था। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। ऐसा मत कहिए कि यह तो बस कुछ ही दिन की बात है। यदि आपको यह पसंद है तो क्यों परिवार के साथ एक और साल या आधा साल तक रहना भी ठीक है। आप जैसे महान व्यक्ति, काम में व्यस्त, आप इन बातों पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? मैडम तू ने अपनी भौहें उठाई जैसे कि उन्हें राहत मिली हो। यह अच्छी बात है। उसने सोचा कि तुम्हें अपनी पत्नी की याद आती है। अच्छी बात है। वेई शाओ मुस्कुराया। मैडम तू से कुछ शब्द कहे, फिर बूढ़ी नानी को उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया। फिर वह सम्मानपूर्वक वापस चला गया। वेई शाओ थोड़ा परेशान महसूस करते हुए अकेले वेस्ट रूम में लौट आया। जब वह भीतरी प्रांगण में दाखिल हुआ तो उसने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि मोमबत्ती की रोशनी खिड़की पर एक सुंदर आकृति बना रही थी। मेरा दिल थोड़ा सा उछल रहा है। वह तेजी से चलते हुए सीढ़ियों से ऊपर कूदा और दरवाजा धक्का देकर खोला, जिससे नौकरानी अप्रत्याशित रूप से चौंक गई जो मेज पर मोमबत्तियां बदल रही थी। यह देखकर कि यह वेई शाओ था, वह पीछे हट गई, झुकी और उसे मार्क्विस कहकर पुकारा। वेई शाओ के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने नौकरानी की बात सुनने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि झुंझलाहट में अपना हाथ हिला दिया। नौकरानी ने उसे ऐसे देखा और जल्दी से चली गई। वेई शाओ अध्ययन कक्ष में चला गया और देर रात वापस लौटा। बिस्तर पर लेटे रहने पर भी नींद नहीं आती। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक उसकी आंखों के सामने ट्यू क्यू की छवि उभरी। जब उसने उसे चिढ़ाया था, जब उसने नाराजगी से मुंह बनाया था, तब तक सोचते हुए जब तक उसका मुंह सूख नहीं गया और उसकी जीभ कड़वी नहीं हो गई, उसने अपने तकिए के पास खाली जगह को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके दिल में मानो आग जल रही थी। अचानक उसने सोचा, मुझे एक अभियान पर निकलना चाहिए। जीवन और मृत्यु अभी भी अज्ञात है। उस रात उसने कहा कि वह मुझे अपने पास रखना चाहती है, लेकिन उसने घर पर रहकर मेरे वापस आने का इंतजार करने से इनकार कर दिया। वह सब कुछ छोड़कर बिना कुछ कहे वापस दुयेन चाओ के पास भाग गई। लोग कहते हैं कि औरतें ईर्ष्यालु होती हैं। अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो और मैं किसी और के साथ सोने का मौका लूं, तो क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी? अध्याय 85 अनुवाद और संपादक थियू सेन। वेई थियू अंदर से गुस्से में था। वह सीधे अलमारी में गया और गुलाबी अंडरवियर निकाला जो वह अक्सर पहनती थी। बिस्तर पर वापस आया और पर्दे नीचे खींच दिए। पर्दे कांप रहे थे। कुछ देर बाद अंदर से संतोष की आवाज आई। अगले दिन वेई शाओ सुबह जल्दी उठकर फिर से उत्तरी कमरे में गया। जियो कियाओ वहां नहीं थी। वापस आने के बाद उसने सुबह और शाम मैडम जू के साथ खाना खाया। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। मैडम Xu received the cup of warm water from Grandma Zong, rinsed her mouth, looked at Wei Shao who was about to stand up, and said, Shaoer, how many days until the army returns to the city? Do you have time to leave the city recently? Wei Shao said, Grandmother, if there is anything you want to tell me, just say it.
I just received the news yesterday. The army has arrived at Yidi, and in about 7 or 8 days they will be able to reach Yuyang. From now until next spring, they will mainly rest. There will be no major problems. Madame Xu nodded, glanced at Grandma Zong, and said, "Last night when you left, Grandma Zong and I talked for a while, and mentioned your wife. Grandma Zong is from Daliang, and knows the Central Plains climate very well. She said that it might be cold soon, the Yellow River will freeze, and the roads will be inconvenient. If your wife comes back late, she will probably get stuck on the road." Wei Shao looked closely at Madame Xu. Madame Xu smiled. Actually, Grandma misses her a bit. Can't wait. हम अगले साल मिलेंगे. अगर यहाँ कोई जरूरी काम नहीं है, तो क्या तुम दादी की तरफ से उसे लेने जा सकते हो? उसे जल्दी उठा लो, और दादी को मेरे जाने से कोई परेशानी नहीं होगी। वेई शाओ की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। उसने सिर्फ सम्मानपूर्वक कहा, दादी ने कहा है, इस पोते की हिम्मत कैसे हुई मना करने की? Wait for me to inform Mr. Gongsun and the Grand General. Finish handing over everything, then I will immediately set off. Madame Tu smiled. You've worked hard. Wei Shao said, being filial to your grandmother is my duty. Wei Shao walked out of the northern room, his steps becoming more hurried. He went straight to the government office, picked up a pen to write military orders on bamboo slips, carefully stamped them, and ordered someone to give 1 copy to Gongsun Yang and 1 copy to Lydia. That same day, he led 10 plainclothes soldiers and set off from Yuyang to the south. This time, he went south. His speed was twice as fast as Xiao Qiao's, and in about 10 days, he reached the Yellow River ferry near Yanzhou. After a few more days, Yanzhou was right in front of him. He walked hurriedly the whole way, but the closer he got to Yanzhou, the slower his speed became. That day, when he reached Dongjin, he stopped outside the city about 70 or 80 miles away and didn't go any further. फिर से अपने शक्तिशाली निजी रक्षक ट्रुंग लैंग जनरल लेई यान को रिपोर्ट करने के लिए शहर में भेजा। लेई यान अपने घोड़े पर सवार होकर डोंग जिले में गया और कियाओ परिवार के घर को पाया। उस दिन कियाओ पिंग राज्यपाल के कार्यालय में व्यस्त था, जब अचानक उसके परिवार से कोई यह रिपोर्ट करने आया कि नगुडोंग में वेई परिवार ने रानी को लेने के लिए किसी को भेजा है। वह बेहद हैरान था और जल्दी से अपना सारा काम एक तरफ करके घर चला गया। लेई यान जानता था कि वह अधेड़ उम्र का आदमी जो जल्दी से भागा था, मार्क्विस का ससुर था डोंग जिले का प्रमुख कियाओ पिंग, इसलिए वह सम्मानपूर्वक था। वेई शाओ के निर्देशों के अनुसार उसने यह उल्लेख नहीं किया कि वह व्यक्तिगत रूप से उसे लेने आया था, केवल इतना कहा कि उसे नुक्वान को लेने का आदेश दिया गया था। कंपनी शहर में प्रवेश नहीं कर पाई थी, इसलिए वे बाहर इंतजार कर रहे थे। ऐसा कहने के बाद उसने वेई शाओ का तावीज पेश किया। कियाओ पिंग ने नहीं सोचा था कि वेई शाओ व्यक्तिगत रूप से उसकी बेटी को लेने आएगा, इसलिए उसने माना कि यह सच था और जल्दी से माफी मांगी। मुझे वास्तव में खेद है, मैंने जनरल को यात्रा पर जाने के लिए कहा। मेरी बेटी ने 2 दिन पहले ही डोंगजुन से जुझो के लिए प्रस्थान किया था। उसने कहा कि वह जुझो जाएगी और जल्दी लौट आएगी, फिर वह उत्तर की ओर वापस लौट जाएगी। जनरल का समूह यहाँ की लंबी यात्रा से थक गया होगा। आप सभी लोग शहर में जाकर कुछ दिन आराम क्यों नहीं करते? मेरी बेटी के डोंगजुन लौटने का इंतजार करें, फिर एक साथ उत्तर की ओर वापस जाए। क्या यह ठीक है? लेई यान ने सोचा कि रानी घर पर है, उसे बस उसे लेने के लिए सैन्य सेवक के आदेश का पालन करने की जरूरत थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे मिस कर देगी। रानी जुझो चली गई। एक क्षण के लिए झिझकने के बाद उसने पूछा,
क्या भगवान मुझे बता सकते हैं कि नन तो चाओ में कहाँ गई थी? क्यू क्यू की बीट्रे और दाई क्यू की यात्रा कोई रहस्य नहीं थी जिसे छिपाने की जरूरत थी। कियाओ पिंग ने कहा, मेरी एक भतीजी है जो मेरी बेटी के साथ बड़ी हुई है। उन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। अब मेरी भतीजी अपने पति के साथ लिंग बी जा रही है और मेरी बेटी भी उससे मिलने जा रही है। अगर यह तेज है तो वह 5 या 6 दिनों में वापस आ जाएगी। अगर यह धीमी है तो वह 10 दिनों में वापस आ जाएगी। जनरल, बस शहर में प्रवेश करें और कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें। आप क्या सोचते हैं? लेई यान अपना मन नहीं बना सका। उन्होंने विनम्रता से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे, फिर यह कहते हुए विदा ली कि वे टीम से चर्चा करने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। क्यू बिन उन्हें शहर से बाहर ले गए। लेई यान उसे रुकने के लिए कहता रहा, फिर जल्दी से भाग गया। वेई शाओ शहर के बाहर छोटी सड़क पर इंतजार करता रहा और आखिरकार लेई यान को लौटते हुए देखा, लेकिन जब वह चला गया तो वह अकेला था और जब वह वापस लौटा तो वह भी अकेला था और अपने पीछे देखने पर उसे कोई गाड़ी नहीं दिखी। लेई यान की रिपोर्ट सुनने के बाद वेई शाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। लेई यान ने कहा, मास्टर कियाओ, कृपया हमेशा के लिए रुकें। या स्वामी को पहले शहर में प्रवेश करना चाहिए और नन के लौटने का इंतजार करना चाहिए ताकि हम एक साथ उत्तर की ओर जा सकें। वेई शाओ ने अपना सिर दक्षिण की ओर घुमाते हुए कहा। उसने कहा कि नन कल लिंगबी की ओर गई थी। लेई यान ने हाँ में जवाब दिया। वेई शाओ ने विचार किया। हालांकि वह उत्तर में रहता था, फिर भी वह दक्षिण के इलाके से परिचित था, खासकर शहर के दरवाजे। जुझोऊ हमेशा एक ऐसी जगह रही है जहां सेनाएं लड़ती थी और वेई शाओ इस जगह को किसी और से बेहतर जानते थे। डोंगजुन से लिंगबी तक वह निश्चित रूप से गाड़ी से यात्रा करेगी, दिन में यात्रा करेगी और रात में आराम करेगी। सबसे तेज 4 दिन होंगे। वह तो एक दिन पहले ही निकली थी। अगर वह अभी तुरंत निकल पड़े और शॉर्टकट ले ले तो वह निश्चित रूप से 9 माइल पास पर उससे पहले पहुंच जाएगा। यदि आप लिन्ह बिच जाना चाहते हैं तो आपको इस दर्रे से अवश्य गुजरना होगा। वहां खड़े होकर इंतजार करना उसकी गाड़ी को रोक सकता था, बजाय इसके कि यहां बैठकर कुछ भी न हो। इसके अलावा उसने हमेशा क्यूओ परिवार के साथ व्यवहार करने से इनकार कर दिया था। वेई शाओ ने अपना निर्णय लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मुड़ गया और शॉर्टकट लेते हुए दक्षिण की ओर बढ़ गया। रात में केवल थोड़ा आराम करने से पहले फिर से निकल गया। अगले दिन दोपहर तक वह अभी भी 9 माइल पास से लगभग आधे दिन की सवारी पर था। बहुत जल्द ही वह उसे रोक सकता था। जब वह अचानक प्रकट हुआ तो उसके चौंकने वाले भाव की कल्पना करते हुए वेई शाओ न केवल अपनी सारी थकान भूल गया, बल्कि उसकी आत्मा और भी अधिक उत्साहित हो गई। उनके पीछे चल रहे 10 अंगरक्षक सभी युद्ध में अनुभवी थे। अपने स्वामी को इस तरह देखकर वे स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे चले गए और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। समूह एक छोटे से गांव से गुजरा। रास्ते में उन्होंने लगातार ग्रामीणों को हाथ पकड़कर या तो पैदल या गाड़ियों को धकेलते हुए 9 मील दर्रे की ओर बढ़ते देखा। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक उदास भाव था। वी शाओ ने शुरू में कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन रास्ते में कई छोटे छोटे गांवों से गुजरते हुए मुझे भी संदेह हुआ। जब घोड़ा लंबे समय तक दौड़ने से थक गया तो उसने उसे सड़क के किनारे रुकने का आदेश दिया ताकि वह चारा खा सके और अपनी ताकत वापस पा सके, और लेई यान को पूछने के लिए भेजा। लेई यान ने रास्ते में कुछ ग्रामीणों को रोककर पूछा और जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए वापस लौटा। ग्रामीणों ने सुना कि जू ताई ने ऊपर की ओर बांध को नष्ट करने की योजना बनाई है और यह जगह निचली है, इसलिए वे बाढ़ से डरते थे, इसलिए वे एक दूसरे को लेकर भाग गए
वेई शाओ ने सोचा और आगे ग्रामीणों का एक समूह देखा, इसलिए वह चला गया। ग्रामीणों ने देखा कि वे साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनमें वीरता की आभा थी और वे मूल निवासियों के विपरीत तलवारें लिए हुए थे। इस मुश्किल समय में उनके जैसे आम लोगों के लिए शांतिपूर्ण जीवन की आशा करना भी कठिन है। ऐसे लोगों को चिढ़ाना तो दूर की बात है। इसलिए सभी उससे बचना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्होंने एक युवक को अपनी ओर आते देखा और वे सभी सतर्क हो गए। वेई शाओ गांव वालों के पास गया और पूछा कि क्या हो रहा है। गांव के लोग उसे शांत भाव से बोलते हुए सुनकर इतने डर गए कि वे जोर जोर से शिकायत करने लगे। पता चला कि पिछले महीने जू ताई ने जियाओ दी पर हमला किया था, जो यांगशिन के अधिकार क्षेत्र में था। जियाओ दी एक महत्वपूर्ण स्थान था जो जलमार्ग से जुड़ा हुआ था और वहां कोई गलती नहीं हो सकती थी। इसलिए यांगशिन ने लोगों को मौत तक इसकी रक्षा करने के लिए भेजा। एक्सुई ताई ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जीत नहीं सका। इसलिए उसने एक योजना के बारे में सोचा। सैनिकों को दो में विभाजित करते हुए एक तरफ शहर को घेरना जारी रखा, दूसरा पक्ष जियोडी की ऊपरी पहुंच के लिए चारों ओर चला गया। डाइक को तोड़ने के लिए साजिश रचने के लिए यह पूरी तरह से डूबने के लिए बहुत दूर नहीं था। पिछले साल एक सूखा था, फसलें खो गईं। अब बड़ी कठिनाई के साथ उनके पास एक अच्छी फसल है, लेकिन वे पानी के एक समुद्र में डूब गए हैं। यह जीवन का तरीका है, लोग कैसे बच सकते हैं? दर्द की बात करते हुए ग्रामीणों ने एक के बाद एक रोया। वेई शाओ ने 9 माइल पास की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और धीरे धीरे कहा, एक और मार्ग बदले। एक बार जू ताई को देखने के लिए मुझे फॉलो करें। अगले दिन जियो कियाओ का समूह 9 माइल पास से गुजरा और लिंग बाय में प्रवेश किया और अंत में आ गया। डाकियाओं को बहुत दिनों बाद देखा। बहनें फिर से मिल रही थी। चारों आंखें एक दूसरे को देख रही थी, मानो एक दूसरे से जन्म भर दूर हो। बहन, जियाओ कियाओ चिल्लाई, जल्दी से दौड़ी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था, बेहद खुश। डाकियाओं की आंखें लाल हो गईं। बहन, पुकारते हुए आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। जियाओ कियाओ ने उसे बैठने में मदद की, उसके चेहरे पर आंसू पोंछे। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा, उनका मूड धीरे धीरे शांत हो रहा था। टियू कियू ने दाई कियू को देखा कि उसका पेट बाहर निकल आया था, उसका शरीर भी भरा हुआ था। हालांकि गर्भावस्था के कारण उसके हाथ और पैर थोड़े सूजे हुए थे, थोड़ा धीरे चल रही थी, लेकिन उसका रंग खराब नहीं था, उसका दिल खुश था। लंबे समय तक अपनी बड़ी बहन के गोल पेट को देखते हुए जियो कियाओ मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसे कुछ बार छूता, उसके चेहरे को उसके खिलाफ दबाते हुए कहा, आंटी के बारे में यह बात करने के लिए आया था। आपको अच्छा होना है तो माँ को कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए। माँ की ज्ञान सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि मैं शांति के साथ शांति से शादी करूं। अन्य एक बहुत अच्छा इंसान है, वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। नहीं, ट्यू क्यू ने दाई क्यू की खूबसूरत आंखों को उसे गौर से देखते हुए देखा, अंतरंगता में चिंता के संकेत के साथ। वह एक पल के लिए रुकी, दाई क्यू के कान में झुकी और फुसफुसाया, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो। मैंने तुम्हें मारा, तुम मुझ पर गुस्सा मत करो। दाई क्यू दंग रह गई, उसने टियू क्यू को उस पर हंसते हुए देखा, उसका चेहरा सुंदर था, उसने अपनी आत्मा को वापस पा लिया। वह भी हंसी, येन हो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन तुम इतने असभ्य क्यों हो? टियू क्यू ने कहा, किसने उसे पहले मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कहा? दाई क्यू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन मैं अपने पति को भी नहीं मार सकती। बहन, आप अभी भी चिंतित हैं। टियू क्यू ने मुस्कुराते हुए उसे बीच में टोका, बहन, चिंता मत करो।
आप बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। जब से उसने बीजे से शादी की, बीजे ने हमेशा उसकी अच्छी देखभाल की थी और उसका स्वभाव भी कोमल और पुण्य था। जैसे उन्होंने एक दूसरे को लापरवाही से पीटा था और उनकी छोटी बहन और यान हो बहुत स्नेहपूर्ण थे। जाना। जब मुझे जाना होगा तो मैं अपने बहनोई से कहूंगा कि वह तुम्हें नगो डुओंग वापस ले जाए।